पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के मामले में हुई गिरफ्तारी। लंबे वक्त से लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार। हिमाचल में एंट्री के लिए फिर ई पास हुआ जरूरी। रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड करनी होगी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट। मालवाहक गाड़ियों पर आदेश नहीं होगा लागू। चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से शुरू होगी अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा। हिमाचल के चारों लोकसभा क्षेत्रों में लोगों का लेंगे आशीर्वाद। जगह जगह कार्यकर्ता और विधायक करेंगे स्वागत। सुनारिया जेल में बंद राम रहीम की और बढ़ी मुश्किलें। 19 साल बाद रणजीत सिंह मर्डर केस में आई फैसले की घड़ी। 26 अगस्त को पंचकुला सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसला। भिवानी में अंधविश्वास में हत्यारी बनी मां। 1.5 साल की मासूम की गला दबाकर की हत्या। तांत्रिक ने बताया था मांगलिक पुरुष। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच हुई मुलाकात। न्यूज 18 से बातचीत में बोले नीरज, अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप। रजत पदक विजेता रवि दहिया का सोनीपत पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डाला भांगड़ा। रवि दहिया बोले, कड़ी मेहनत से बदलूंगा मेडल का रंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व डीजीपी पंजाब के सुमेध सैनी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार के मामले में सुमेध सैनी की गिरफ्तारी हुई है। खुद विजिलेंस विभाग के दफ्तर पहुंचे थे पूर्व डीजीपी सैनी। विजिलेंस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लंबे वक्त से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। चंडीगढ़ में कोठी खरीद मामले में एफआईआर उन पर दर्ज थी। सैनी को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई थी। कोर्ट ने जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ आज सैनी के वकील कोर्ट का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे पंजाब से कि पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में सुमेध सैनी की गिरफ्तारी हुई है। खुद विजिलेंस विभाग के दफ्तर पहुंचे थे पूर्व डीजीपी। विजिलेंस ने पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। लंबे वक्त से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और आखिरकार विजिलेंस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि चंडीगढ़ में कोठी खरीद मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सैनी को हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की राहत मिली थी, लेकिन साथ में कोर्ट ने जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी के खिलाफ आज सैनी के वकील कोर्ट जाएंगे। सुमेध सिंह सैनी ਦੀ गिरफ्तारी हो ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੇ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਓਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਗਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਤਾ ਸਰ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਨਥਿੰਗ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋ ਅੰਦਰ? ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ, ਕੋਰਟਸ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਸਰ, ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ? ਉਹ 13 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ,
ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਸ ਪਰ ਆਰਡਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਦਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਾਣਾ ਕੋਰਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਓਕੇ ਲੈਟ ਦਾ ਲੀਵ ਦਾ ਮੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ FIR ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਫਿਸ है ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। अगली बड़ी खबर हिमाचल एंट्री के लिए एक बार फिर से ई पास जरूरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त पूरी जानकारी देनी होगी, अपनी नेगेटिव रिपोर्ट कोविड की अपलोड करनी होगी। मालवाहक गाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। हर रोज हिमाचल आने जाने वालों को भी राहत जरूर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से देवभूमि में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं उसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला ये जयराम सरकार का है। हिमाचल एंट्री के लिए अब ई पास जरूरी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त पूरी जानकारी देनी होगी और साथ ही कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। मालवाहक गाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। हर रोज जो हिमाचल आ जा रहे हैं उन पर भी आदेश लागू नहीं होगा, उनको भी राहत दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से, जहां ई पास एक बार फिर से जरूरी कर दिया गया है। जी हां, कोविड के केस बढ़ने लगे हैं, ऐसे में एहतियातन बड़ा फैसला हिमाचल सरकार का कहा जा सकता है। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। रणबीर, सरकार ने एक बार फिर से हिमाचल में एंट्री के लिए ई पास जरूरी कर दिया है। क्या लगातार जो पिछले कुछ दिनों से केस बढ़ रहे हैं कोविड के, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला सरकार का? देखिए सुदेश, ये दोनों तरह की चीजें इसमें है। एक तो जो हवाला दिया जा रहा है कि जो सिस्टम अभी जो पाबंदी लगाई गई थी कि हिमाचल आने के लिए जो है जो बाहरी राज्यों से जो भी व्यक्ति आएगा उसे RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, या तो फिर जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो देना होगा। एक हवाला जो है सरकार की तरफ से ये दिया गया कि जो बॉर्डर पर चेकिंग का जो सिस्टम है वो जो है सही नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये पहले जैसी व्यवस्था जो है यहाँ पर राज्य सरकार ने की है और इसीलिए जो है फिर से एक बार फिर से ये पाबंदी लगाई गई है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अब लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं उस लिहाज से भी ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि एक्टिव केसेस की जो संख्या है सुदेश वो 2700 से ज्यादा हो गई है और अब धीरे धीरे जो है हर रोज जो केसेस का सिलसिला है वो 200 से ज्यादा है। हर रोज 200 से ज्यादा केस आ रहे हैं और इसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लहर जैसी स्थिति जो है हिमाचल में देखने को मिले। सुदेश जी, शुक्रिया रणबीर। जानकारी के लिए तो काफी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार अब एहतियातन कड़े कदम भी उठा रही है। हिमाचल एंट्री के लिए ई पास जरूरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त ही कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी, लेकिन ये आदेश जो रोजाना मालवाहक वाहन है या जो रोजाना हिमाचल आ जा रहे हैं उन पर लागू नहीं होगा।
अगली बड़ी खबर, आज से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से शुरू होगी। हिमाचल के जो चारों लोकसभा क्षेत्र हैं वहां जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी। जगह जगह कार्यकर्ता और विधायक कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का स्वागत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। आज से चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हिमाचल के चारों लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी और यहां कार्यकर्ता और विधायक अनुराग ठाकुर का स्वागत करेंगे। बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम के एक और कुकर्म पर अब हिसाब होने वाला है। 19 साल बाद रणजीत सिंह मर्डर केस में फैसले की घड़ी आ चुकी है। ठीक 4 साल बाद एक बार फिर सबकी निगाहें पंचकुला की सीबीआई कोर्ट पर होंगी, जहां 26 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साथियों से बलात्कार का दोषी पाया था और अब ठीक 4 साल बाद यही कोर्ट डेरा प्रमुख के एक और गुनाह पर फैसला सुनाने जा रही है। डेरे के राजदार रणजीत सिंह हत्याकांड में सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साध्वी रेप केस और रणजीत सिंह मर्डर केस में सिर्फ फैसलों की तारीख आपस में नहीं जुड़ती, बल्कि इनकी कुछ कड़ियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि साल 2002 में गुमनाम चिट्ठियों के जरिए साथियों से बलात्कार की खबर बाहर आने के बाद ही रणजीत सिंह पर राम रहीम और उसके करीबियों को शक होने लगा था। कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव का रहने वाला रणजीत सिंह सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन टीम का सदस्य था। बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम और उनके करीबियों को शक था कि गुमनाम साध्वी के नाम से जो खत प्रधानमंत्री और हाईकोर्ट के जजों को भेजे गए थे उनमें रणजीत सिंह का ही हाथ था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि डेरे को शक था कि उसने अपनी ही बहन से वो खत प्रधानमंत्री को लिखवाया था। रंजीत की बहन भी डेरे में साध्वी थी और डेरा प्रमुख के खिलाफ गुमनाम खत सामने आने से कुछ दिन पहले उसने छोड़ दिया था। गवाहों के बयान और अपनी तफ्तीश के बाद अदालत में सीबीआई की तरफ से जो दावा किया गया उसके मुताबिक जब रणजीत सिंह ने खुद को डेरे से दूर कर लिया था तो 16 जून 2002 को उसे डेरा सच्चा सौदा पर बुलाया गया और मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। अवतार सिंह और इंदर सेन नाम के शख्स थे जिन्होंने रणजीत सिंह को गुमनाम खतों के लिए बाबा से माफी मांगने को कहा, लेकिन रणजीत सिंह ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। सीबीआई की तफ्तीश के मुताबिक इसी के बाद अवतार सिंह और इंदर सेन ने कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सफदर सिंह के साथ मिलकर रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रची। सीबीआई ने 2007 में बाबा के ड्राइवर और मुकदमे के एक अहम गवाह खट्टा सिंह के बयान भी दर्ज किए थे, जिसमें उसने दावा किया था कि खुद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने ही रणजीत सिंह की हत्या का हुक्म दिया था और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था वो वहीं पर मौजूद था। लेकिन फरवरी 2012 में सुनवाई के दौरान खट्टा सिंह अपने बयान से मुकर गया। तब उसने कहा कि उसने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया। सीबीआई को दिए बयान से उलट खट्टा सिंह ने कहा कि डेरा प्रमुख ने ना तो किसी को धमकाया था और न ही किसी को भी मारने के लिए कहा था। हालांकि कुछ महीने बाद खट्टा सिंह एक बार फिर अपने पहले बयान पर वापस आया और यहीं से बाबा की मुश्किल बढ़ने लगी और अब मुकदमा मुकाम तक पहुंचा है। पंचकुला से तारा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। उधर नीरज चोपड़ा बुधवार को पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई दी। इस दौरान हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह भी मौजूद थे। मनोहर लाल ने कहा, मैंने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक के लिए एथलीट्स को तैयार करने के लिए नेतृत्व करने को कहा है। हम हरियाणा को खेलों का हब बनाना चाहते हैं। नीरज यहाँ आए हैं, अब देश का नाम इनके साथ जुड़ गया है। नीरज हमारे देश और खेल जगत का सम्मान है। वो होनहार खिलाड़ी हैं। हरियाणा को इन पर गर्व है। वहीं सरकार के ऑफर पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा।
हरियाणा के गौरव नीरज चोपड़ा इस वक्त सीएम रेजिडेंस में हमारे साथ हैं। नीरज जी, पहला सवाल ये है कि देश और प्रदेश का मान आपने बढ़ाया, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है कि देश और प्रदेश का नाम कर पाया हूँ, तो बहुत खुशी है। एक मेरा भी सपना पूरा हुआ है, साथ के साथ एक मैंने देश और विदेश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया। नीरज भाई, हम तो 13 तारीख से इंतजार कर रहे थे आपका, पता लगा स्वास्थ्य ठीक नहीं, कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है जी, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। प्रधानमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, क्या बातचीत हुई है आपकी? वही खेल के बारे में बातचीत हुई और काफी अच्छा लगा कि उन्होंने स्पेशल टाइम दिया और एक मोटिवेशन दिया, तो बहुत अच्छा लगा जी। सर, ये अंतिम सवाल ये कि क्या लक्ष्य आप रख रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए? आगे फ्यूचर के लिए अगले साल मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, तो अपना पूरा उनके लिए मेहनत करेंगे। तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, देश के एकमात्र जिन्होंने देश का नाम रोशन किया ओलंपिक में, आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने जो अनुभव हमसे शेयर किए और बताया कि भविष्य में उनका टारगेट क्या रहने वाला है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जितेंद्र के साथ मनोज कुमार। और इनका सम्मान यानी अब ये एक सिनोनिमस देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। एक होनहार खिलाड़ी है, इन पर हरियाणा को गर्व है, ये हरियाणा के गौरव हैं, हरियाणा के धरतीपुत्र हैं। और हम लोग जैसा सोचते हैं कि हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी होनहार खिलाड़ी, क्योंकि इस बार ओलंपिक में हरियाणा से हमारे 30 खिलाड़ी गए थे और कुल जो मेडल टैली थी 7, जिसमें से 6 व्यक्तिगत मेडल है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरी हो गया है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर होगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत आपके उत्तर मिल जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। संख्या एक बार फिर से बता देते हैं, 7977773753। देश में कोरोना केसेस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं, आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद लें, परंतु जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।